सुबह के करीब 8 बजे थे। रेलवे स्टेशन पर रोज की तरह भीड़ थी। ट्रेन अभी अभी रुकी थी और लोग जल्दी जल्दी बाहर निकल रहे थे। मन्नू अपना तांगा लेकर सवारियों का इंतजार कर रहा था। तभी उसकी नजर एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी। लगभग 70 साल की वो महिला हाथ में एक पुराना बैग लिए बार बार स्टेशन के गेट की तरफ देख रही थी। कभी घड़ी देखती, फिर गेट की तरफ। मन्नू कुछ देर उसे देखता रहा और फिर माँ जी, किसी का इंतजार कर रही हैं क्या? हाँ बेटा, मेरा बेटा आने वाला है। अच्छा, कहाँ से आ रहा है आपका बेटा? यही पास में रहता है। उसने कहा था, माँ, ट्रेन से उतरना और स्टेशन पर ही मेरा इंतजार करना। मैं तुम्हें लेने आऊंगा। तो फिर आ जाएगा माँ जी। हाँ बेटा, आएगा। मेरा रवि मुझे कभी इंतजार नहीं करवाता। मन्नू मुस्कुरा देता है। तभी एक आदमी मन्नू के पास आता है। भाई, पुराने बाजार तक चलोगे? हाँ साहब, बैठिए। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, आपका बेटा आ जाएगा। हाँ बेटा, तुम अपना काम करो। मन्नू अपनी सवारी लेकर चला जाता है। करीब 1.5 घंटे बाद मन्नू फिर स्टेशन वापस आया, लेकिन इस बार वो महिला को देखकर परेशान हो गया। वो अब भी वहीं बैठी थी। मन्नू तांगा रोककर उसके पास गया। माँ जी, आप अभी तक यहीं बैठी हैं? आपका बेटा अभी तक नहीं आया क्या? नहीं बेटा, न जाने कहाँ रह गया। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। आप एक बार उसे फोन करके देखिए। मैंने उसे कई बार फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा है। माँ जी, आप ऐसे कब तक इंतजार करती रहेंगी? अगर आपको उसका पता मालूम हो तो मैं आपको वहाँ तक छोड़ दूंगा। हाँ बेटा, पता तो है मेरे पास, और शायद तुम ठीक कह रहे हो। बस तो फिर चलिए मेरे साथ। मन्नू उस बुजुर्ग महिला को लेकर उसके बेटे के घर की तरफ निकल पड़ता है। एक बात बताऊं बेटा, जब रवि छोटा था ना, तो उसके स्कूल से लौटने में अगर 10 मिनट भी देर हो जाती थी तो मैं उसके इंतजार में दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी। माँ बाप को तो अपने बच्चों की चिंता होती ही है माँ जी। सही कह रहे हो बेटा। तुम्हें पता है, रवि बचपन में बहुत शरारती था। एक बार स्कूल से लौटते वक्त गिर गया था। घुटने पर चोट लग गई थी। फिर रोते हुए घर आया। फिर आपने उसको पक्का डांटा होगा ना? अरे नहीं नहीं, मैंने पहले तो उसे गोद में उठाया, फिर उसकी चोट पर दवाई लगाई। जब दर्द कम हो गया तब उसको डांटा। क्यों माँ जी? क्योंकि सड़क पर ध्यान से नहीं चल रहा था। दोनों हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। फिर महिला की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो जाती है। लेकिन अब वो बड़ा हो गया है। अब उसे मेरी जरूरत नहीं रही। ऐसा मत कहिए, माँ की जरूरत कभी खत्म नहीं होती। मन्नू बुजुर्ग महिला को लेकर उस पते पर पहुंचा, लेकिन वहां का नजारा देखकर वो भी हैरान रह गया। जिस घर के बाहर रवि का नाम लिखा था, वो घर बंद था। मन्नू दरवाजा खटखटाता है, कोई जवाब नहीं आता। तभी बगल वाले घर से एक आदमी बाहर आता है। अरे, क्या शोर मचा रखा है? किसे ढूंढ रहे हो भाई? भाई साहब, हम रवि से मिलने आए हैं। वो यहीं रहता है ना? वह आदमी उनकी ओर थोड़ी हैरानी से देखता है। रवि यहाँ रहता तो था, लेकिन अब नहीं रहता। कुछ ही दिन पहले वो ये घर बेचकर कहीं और चला गया। ये सुनकर बुजुर्ग महिला बहुत हैरान रह जाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। भाई साहब, क्या रवि का नया पता आपके पास है? नहीं भाई, इतनी जानकारी तो मैं भी नहीं रखता। उस बुजुर्ग औरत की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे इस हालत में देखकर मन्नू बहुत परेशान हो जाता है। माँ जी, चलिए कहाँ? मेरे घर। नहीं बेटा, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। आपको किसने कहा कि आप बोझ है? जिस बेटे के लिए आपने पूरी जिंदगी लगा दी, अगर उसने आपको बोझ समझ लिया
तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया आपको बोझ समझती है। लेकिन मैं तुम्हारे घर कैसे जा सकती हूँ? जैसे माँ अपने बेटे के घर जाती है। मुझे अपना रवि ही समझिए। महिला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मन्नू उस बुजुर्ग महिला को अपने घर ले आया। अरे मन्नू, इतनी देर कैसे हो गई? और ये कौन है? शांति, ये माँ जी हैं। माँ जी? हाँ, इनका बेटा इन्हें स्टेशन पर लेने आने वाला था। मन्नू पूरी बात बताता है। शांति कुछ देर चुप रहती है, फिर वो उस बुजुर्ग औरत से कहती है, माँ जी, आपने खाना खाया? नहीं, भूख नहीं है बेटी। भूख नहीं है या खाना नहीं खाना चाहती? चलिए, आज मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। नहीं बेटी, मैं तुम्हारे घर पर बोझ नहीं बनना चाहती। ऐसा मत कहिए माँ जी, मुझे अपनी बेटी ही समझिए और बच्चे पर माँ बाप कभी बोझ नहीं होते। महिला चुप हो जाती है और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। तभी रमा दौड़ती हुई आती है। मम्मी, ये कौन है? बेटा, ये तुम्हारी दादी है। आज से ये हमारे साथ ही रहेंगी। सच्ची? हाँ। अरे वाह, तब तो बहुत मजा आएगा। दादी चलिए, मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। मेरा कमरा? हाँ, अब आप हमारे साथ ही रहेंगी ना? महिला मन्नू और शांति की तरफ देखती है। हाँ माँ जी, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। हाँ बेटा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। दिन बीतने लगे। जो महिला स्टेशन पर अपने बेटे का इंतजार कर रही थी, वो अब रमा के स्कूल से आने का इंतजार करती थी। माँ जी, आप बैठिए, मैं रोटियां बना लूंगी। तुम अकेली क्यों बनाओगी? हटो, मैं बनाती हूँ। आपकी कमर दुखती होगी। कमर दुखती है, लेकिन हाथ अभी भी चलते हैं। दोनों हंसने लगती हैं। अच्छा माँ जी, आपको अपनी बहू की याद आती है? नहीं, मुझे बहू की याद क्यों आएगी? अच्छा, भला ऐसा क्यों? क्योंकि मेरी बहू तो तुम हो। ये सुनकर शांति की आंखें नम हो जाती हैं। दोनों मुस्कुराते हुए आपस में बातें करने लगती हैं। थोड़ी देर बाद मन्नू घर लौट आता है। माँ जी, आज तो बहुत थक गया। आ जाओ बेटा, आराम कर लो। तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आऊं? आपने खाना खाया? नहीं, बेटे के बिना माँ खाना कैसे खा सकती है भला? माँ जी, क्या आप सच में मुझे अपना बेटा मानती हैं? और नहीं तो क्या। बेटा होने के लिए हमेशा जन्म देना जरूरी नहीं होता। मन्नू मुस्कुराता है। कुछ देर बाद रात हो चुकी थी। दादी, आज कहानी सुनाओ ना। आज कौन सी? वही जिसमें राजकुमारी जंगल में खो जाती है। तुम्हें वही कहानी रोज क्यों सुननी है? क्योंकि उसमें राजकुमारी आखिर में अपने परिवार से मिल जाती है। महिला एक पल के लिए चुप हो जाती है। दादी? हाँ बेटा, सुनाती हूँ। कुछ दिनों बाद मन्नू शहर में एक सवारी छोड़कर वापस लौट रहा था। तभी स्कूल के बाहर उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी। वो एक महंगी कार से उतर रहा था। मन्नू अचानक रुक गया। उसे वो आदमी जाना पहचाना सा लगा, क्योंकि माँ जी ने अपने बेटे की तस्वीर उसे दिखाई थी। अरे, ये आदमी तो मुझे जाना पहचाना सा लग रहा है। सुनो, क्या तुम रवि हो? हाँ, लेकिन तुम कौन? तुम्हारी माँ को भूल गए? तुम उनसे मिले हो? मिला नहीं, तुम्हारी माँ को स्टेशन से उठाकर अपने घर ले गया। रवि का चेहरा बदल जाता है। तुम्हारी माँ सुबह से शाम तक स्टेशन पर तुम्हारा इंतजार करती रही। देखो भाई, ये मेरा निजी मामला है। निजी मामला? हाँ, मेरी माँ है, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। तो फिर उन्हें स्टेशन पर अकेला क्यों छोड़ दिया? मैंने उन्हें बुलाया ही नहीं था। क्या? उन्होंने खुद आने का फैसला किया होगा। तुमने उन्हें स्टेशन पर मिलने का वादा किया था। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो क्या तुम्हारी माँ झूठ बोल रही हैं? अरे शर्म करो। वो कह रही थी मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता।
जबकि तुमने उन्हें अपना नया पता तक नहीं बताया। तुम मुझे समझाने वाले कौन होते हो? कोई नहीं। तो फिर मेरे परिवार के मामले में मत पड़ो। लेकिन एक बात पूछ सकता हूं? अब क्या है? तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बोझ क्यों बन गई? उन्होंने मेरी जिंदगी मुश्किल बना दी थी। हर बात में रोक टोक, हर समय बीमारी, हर समय उनकी जरूरत है। जब तुम छोटे थे तब तुम्हें भी उनकी जरूरत थी ना? वो अलग बात थी। अच्छा, वो कैसे? देखो, मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। निकलो यहाँ से। तभी स्कूल की छुट्टी होती है। एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आता है। पापा, पापा। अरे, आ गया मेरा बच्चा। हाँ पापा, आज मैं सबसे पहले आया हूँ। अच्छा, शाबाश। बच्चा खुशी से मुस्कुराता है। मन्नू बच्चे को देखता है, फिर रवि को। रवि, एक बात पूछूं? अब क्या है? तुम अभी तक गए नहीं? कल को अगर यही बच्चा बड़ा होकर तुमसे कहे, पापा अब आप मेरी जिंदगी में बोझ हो, तो तुम्हें कैसा लगेगा? अगर वो तुम्हारा फोन उठाना बंद कर दे? रवि कुछ नहीं बोलता। उसकी नजर अपने बेटे पर टिक जाती है। अगर वो अपना घर बदल ले और तुम्हें अपना पता तक ना बताए और तुम किसी स्टेशन पर बैठकर उसका इंतजार करते रहो? रवि की आंखों के सामने अपनी माँ का चेहरा घूमने लगता है। और वो कभी ना आए, तब तुम क्या करोगे? बस करो। क्यों? सुनना मुश्किल हो रहा है? तुम्हारी माँ ने तुम्हें चलना सिखाया था रवि। जब तुम बीमार पड़ते थे वो पूरी रात तुम्हारे सिरहाने बैठती थी, और आज तुम्हें उनकी दवाइयाँ और उनकी जरूरतें बोझ लगने लगी। बस करो। मुझे नहीं पता था कि वो अभी भी मेरा इंतजार कर रही हैं। माँ का इंतजार कभी खत्म नहीं होता रवि। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन मुझे डर है कहीं उन्होंने मुझे माफ ना किया तो। बेटा चाहे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना कर दे, माँ के दिल में उसके लिए माफी हमेशा होती है। तुम बस एक बार जाकर उनसे माफी मांगकर तो देखो। तुम सही कह रहे हो भाई। प्लीज मुझे एक बार उनके पास ले चलो। मन्नू उन्हें लेकर तुरंत अपने घर की ओर चल पड़ता है। शाम होते होते मन्नू रवि को लेकर घर पहुंच गया। घर पर कोई है? माँ जी? अरे, आ गए बेटा। मैं तो आ गया माँ जी, लेकिन आज मैं आपके लिए एक ऐसा तोहफा लेकर आया हूँ जिसे देखकर आपकी सारी शिकायतें पल भर में दूर हो जाएंगी। मन्नू के पीछे रवि खड़ा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। माँ। रवि, हाँ माँ, मैं ही हूँ, आपका रवि। महिला कुछ नहीं बोलती। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बुरा बेटा हूँ। आप मेरा इंतजार करती रहीं और मैंने आपको अपना पता तक नहीं बताया। आपने मुझे इतना प्यार दिया और मैंने आपको अकेला छोड़ दिया। महिला की आंखों से आंसू बहते हैं। बस बेटा, रो मत। गलती मान लेना ही सुधार की पहली सीढ़ी है बेटा। तू बहुत बड़ा हो गया है रवि। हाँ माँ, लेकिन आपकी नजरों में अभी भी बच्चा हूँ ना। माँ की नजरों में बेटा कभी बड़ा नहीं होता। माँ, मेरे साथ घर चलोगी? महिला कुछ पल चुप रहती है। तुझे सच में मेरी जरूरत है, या फिर कुछ दिनों बाद मैं फिर बोझ बन जाऊंगी? नहीं माँ, कभी नहीं। मुझे आपकी बहुत जरूरत है। पक्का? हाँ माँ, एकदम पक्का। बुजुर्ग महिला खुशी से अपने बेटे को देखने लगती है। ठीक है बेटा, तुम चलो, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। रवि जाने लगता है। तुम दोनों ने मेरे लिए जो किया उसका बदला मैं कभी नहीं चुका सकती। माँ जी, आपने हमें भी तो माँ का प्यार दिया है। दादी, आप फिर मिलने आओगी ना? बिल्कुल आऊंगी मेरी गुड़िया। तुझसे ज्यादा दिन दूर रहकर तो मेरा भी मन नहीं लगेगा। मन्नू बेटा, जी माँ जी। उस दिन स्टेशन पर
मैं अपने बेटे का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन शायद भगवान ने मुझे तुम्हारे पास भेजना था। तुमने साबित कर दिया कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते। माँ जी, आपने मुझे बेटा कहा, मेरे लिए इतना ही काफी है। सदा खुश रहो बेटा। भगवान तुम्हें हर सुख दे और तुम्हारा भला करे। इतना कहकर वह औरत अपने बेटे रवि के साथ वहाँ से चली जाती है। रमा उन्हें जाते हुए देखती है। पापा, दादी अब अपने बेटे के साथ खुश रहेंगी ना? हाँ बेटा। और अगर वो फिर कभी अकेली हो गई तो उनका बेटा और हम दोनों उनके साथ होंगे। रमा मुस्कुरा देती है और इस तरह एक माँ का अधूरा इंतजार आखिरकार पूरा हो जाता है। कभी कभी माता पिता हमें बोझ नहीं लगते, हम बस अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उनका इंतजार, उनका अकेलापन और उनकी खामोशियाँ हमें दिखाई देना बंद हो जाती हैं। याद रखिए, माता पिता कभी बोझ नहीं होते। जिस घर में उनका सम्मान होता है, वहाँ खुशियाँ खुद ब खुद अपना रास्ता ढूंढ लेती हैं।